नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, आपने केवल हमारे कार्यक्रम देखे बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल आज हम बातचीत करना चाहते हैं एक बार फिर प्रभु चावला जी से, जिनसे हम लगातार राजनीति और चुनाव का तापमान नापने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस वक्त देश का जो चुनाव चल रहा है, 3 चरण हो चुके हैं, चौथा चरण होने वाला है, तो हालात क्या है। बहुत तरीके की अटकलें लग रही, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। अगर आप किसी से बात करिए, कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल 200 के भी सीट मिलना मुश्किल है, और कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे 320 के नीचे तो सवाल ही नहीं उठता है। वो शर्त भी लगा ले, वो कहेंगे 4 जून को आप मुझसे मुलाकात कर लीजिएगा, मेरी बात एकदम सच साबित हो जाएगी। अब ये 200 से ले 320 का जो आंकड़ा है, ये इतना खतरनाक है कि कोई भी जो है इसमें कुछ भी कह सकता है। तो उसका मतलब ये कि 2 पैरेलल इकोसिस्टम चल रहे हैं। एक वो इकोसिस्टम है जो लगातार कोशिश कर रहा है और ये अपना विश्लेषण दे रहा है साथ सोच समझ के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरफ नहीं आ रही है। लेकिन दूसरा इकोसिस्टम है जो लगातार कह रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस पूरे विमर्श के बीच में चुनाव का जो माहौल है, जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके की बातें की जा रही, वो बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है। और इसी विषय पर लिखा है प्रभु चावला जी ने अपना कॉलम का नाम है डीमनाइजिंग इज डिमीनिंग डेमोक्रेसी। डीमनाइजिंग इज डिमीनिंग डेमोक्रेसी। अब ये अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है, इसको पूरा कहने की जरूरत ही नहीं है। यानी लोग जिस तरीके से डिमोनाइज किया जा रहा है किसी समुदाय विशेष को लेकर, वो पूरे डेमोक्रेसी को, पूरे लोकतंत्र को बहुत ही डिमीन कर देता है, बहुत ही, अब उसके लिए शब्द मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत ही नीचा कर देता है या बहुत ही बेइज्जत कर देता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये संदर्भ जो जिस बारे में उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने लेख में इस बात का बाकायदा जिक्र किया है कि चुनाव कहां से शुरू हुआ था। जब मोदी जी की गारंटी की बात की जा रही थी, एक स्थायी सरकार की बात की जा रही थी, 2047 तक का फॉर्मेट या उसका एक ब्लूप्रिंट रखा जा रहा था। कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री पर हमले किए जा रहे थे कि भाई 10 साल में इन्होंने तो कोई काम नहीं किया, महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई काम नहीं किया इन्होंने। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, वैसे वैसे पूरा चुनाव हिंदू और मुसलमान के केंद्र पर आकर खड़ा हो गया है। और ऐसे शब्दों और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, दोनों तरफ से किया जा रहा है, जिससे कि एक संदेह पैदा हो जाता है कि क्या किसी स्वस्थ लोकतंत्र में ये कुछ संभव है या ऐसा कुछ होने देना चाहिए, और क्या चुनाव आयोग को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। प्रभु जी से जानेंगे। हम पहले भी उनका परिचय करा चुके हैं। हिंदुस्तान में अकेले पत्रकार है, 3 सरकारें गिरा चुके, 1 केंद्र की सरकार है, 2 राज्य की सरकार। ये आजकल के नई पीढ़ी को ये बताने की बहुत सख्त जरूरत है, और इन दिनों वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल डायरेक्टर है। प्रभु जी, आपका फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये कॉलम आपने क्यों लिखा, किस लिए लिखा, और वो भी इतना तीखा आपने लिखा है? मैं देखो 1977 से चुनाव को देखता आ रहा हूँ, 1967 से देखता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था, पढ़ता था, तब से देख रहा हूँ मैं। तो इस तरह का चुनाव जो है जिसमें गाली गलौज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, जबकि आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए दोनों तरफ से है, परंतु फिर आप व्यक्ति के ऊपर आपने जवाब की व्यक्ति समुदाय विशेष उसका मायना नहीं था मेरा डिमोनाइजिंग। मतलब आप इंडिविजुअल्स को भी डिमोनाइज कर रहे हैं, कम्युनिटीज को भी डिमोनाइज कर रहे हैं, सारे की सारी नैरेटिव आपका जो है नेगेटिव वर्ड से नेगेटिव मैंने जो लिखा वो देखा होगा कि मेरा ना तुम्हारे ना से बड़ा है, इसमें कंपटीशन हो रहा है। ये नहीं कि मेरा हाँ तुम्हारे हाँ से बड़ा है। जब इस बात पे आ रहे थे कि मैंने इसको हराना इसलिए है कि ये 370 वापस ले आएंगे या राम मंदिर को उखाड़ के फेंक देंगे, वो ये कहेंगे कि नहीं आप हमारे को डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, डिक्टेटरशिप खत्म कर देंगे। तो नेगेटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी के अंदर कई बार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग ठीक रहता है, परंतु यहाँ तो करंट इतना भारी पड़ गया है कि उसमें क्या निकलेगा कोई पता नहीं है। पर सवाल मैं जो उठाना चाहता हूँ इस वक्त है कि डेमोक्रेसी जिसके अंदर लगभग 1 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आशा उसमें हो सकता है 60 करोड़ आए, 70 करोड़ आए, उनके लिए आप फ्यूचर क्या बनाने जा रहे हैं। मैं ये भी देखा चर्चिल ने जो कहा था, मैं जब भी एक बार इंग्लैंड में गया था, मेरे को बुलाया था फुट वालों ने आज से कोई 20 साल पहले, उसके अंदर मैंने सवाल करा था कि आप बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान टूट जाएगा, आप टूट रहे हैं, आपके इंग्लैंड टूट रहा है, बाकी कंट्रीज टूट गए, हमारा हिंदुस्तान अभी एक का एक खड़ा है।
तो ये छोटे छोटे नेता जो एक दूसरे को गाली देते हैं, उसका ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर आप ऑल्टरनेटिव एजेंडा दीजिए। अब ये हुआ है कि पहले इंदिरा गांधी एक नैरेटिव थी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन थी, इंदिरा गांधी आइडियोलॉजी थी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन थी, सब कुछ थी, उसके इर्द गिर्द चुनाव होता था। उसके बाद अब मोदी जी आए हैं जिनके आसपास मोदी रिप्रेजेंट्स आइडियोलॉजी, ही रिप्रेजेंट आइडिया, ही रिप्रेजेंट एवरीथिंग। तो इसलिए मोदी के अंदर आप सब चीजें दे सकते हैं, उसके अंदर जिसको बुरी दिखाई देती है, जो उनकी बोलने का तरीका है, जो उनकी शैली है, जो अपने आप को ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप आ रही है। मैंने एक बार आर्टिकल भी लिखा था, शायद उसको देखा, डेमोक्रेटिक डिक्टेटर, मैंने आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस अंदर का भी लिखा था। तो ये है कि उनका एक तरीका काम करने का है, जब आप जीत करके आए हैं, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, तो आपको पास मैंडेट है कि आपने तरीके से चलाई है। और हमारी डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपको आदमी पसंद नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं, अपोजिशन कह सकती है कुछ भी, पर हराइए आप उनके अंदर। तो इश्यू जो बनता जा रहा है व्यक्ति विशेष को टारगेट करना दोनों तरफ से। अब राहुल गांधी पहले एकदम इररिलेवेंट हो गए थे, 2 यात्रा निकालने के बाद उनका रिलेवेंस बढ़ गया है, वो थोड़े और कोहेरेंट लगते हैं अब, पहले से इनकोहेरेंट हो जाते थे। एक नारे को पकड़े जैसे चौकीदार चोर है, फेल हो गया था उनका नैरेटिव, क्योंकि एक बड़ा नेगेटिव नारा था जो समझ नहीं पाया। 2019 के अंदर क्रेडिबिलिटी मोदी की बहुत ज्यादा थी। इस बार उन्हें न्याय का राना लगाया, अभी बोलते रहते हैं बेरोजगारी ये वगैरह करते रहते हैं, फिर भी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी, वो अपने आप में एक नारा हो सकता है, उनको लगता है ये भ्रष्टाचार है या कुछ है, और मोदी जी ने भी उस ट्रैप में आकर के अडानी अंबानी का नाम ले दिया। तो इश्यू जो है व्यक्तिगत बनते चले जा रहे हैं कि हम मोदी जी को कहने की जरूरत नहीं है कि हम राम मंदिर ये गिरा देंगे, राम मंदिर बन गया, उसको कोई भी नहीं गिरा सकता, या अमित शाह जी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बाकी बीजेपी नेता तो कुछ कहते नहीं, उनका रेलेवेंस ही नहीं है। तो जो मोदी जी कहते हैं उसको परकुलेट डाउन किया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ ये इलेक्शन जो है कि 2047 का जो नारा था, उसका 2047 के अंदर जो आपका पर्व चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन मोदी जी को डिबेट को ले जाना चाहिए था कि राहुल जी बताइए 2047 में मैं ये करने वाला हूं, आप क्या करेंगे। और राहुल जी कहा कि हम न्याय देंगे, अभी वो कह रहे जब भी जाते हैं, मैं जो उनकी बात से हर बार जाति की बात उठा लें, पूछते हैं कि 90 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें दलित कितने हैं। ये तो सवाल ये है कि ये एक तरफ के आप छोटे लेवल पे ला रहे हैं कि आप ये कि विकास होना चाहिए, दलितों का 60 साल के अंदर रिजर्वेशन के अंदर उन लोगों को क्यों नहीं जगह नहीं मिली, उठा सकते हैं, पर हर जगह कितने वाइस चांसलर हैं, जर्नलिस्ट से पूछेंगे आपके यहाँ एडिटर कितने हैं। ये सवाल जो है बड़ा उनके कद को गिरा देते, सवाल वाजिब है, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये कि एडिटर आप भी चलाते हैं, आप भी, आशुतोष आपकी कास्ट के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, मेरी कास्ट में निकाल नहीं जाएंगे, परंतु हम लोग क्या कास्ट की वजह से यहाँ पर आए? ये सवाल उठता है, मेरे सवाल करके आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे कि मैं इंडिया टुडे का एडिटर बन गया क्योंकि इंडिया टुडे के अंदर कोई दलित नहीं है या कोई और नहीं है। क्यों नहीं है? मैं यहाँ दलित थे, मैं अब उनको नाम नहीं गिनाना चाहता, मेरे यहाँ इंपॉर्टेंट एडिटर दलित थे, मुस्लिम भी थे मेरे यहाँ। तो ये इस तरह के नेरेटिव बना करके आप प्रोवोकेटिव करना कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये तो हो सकता है खतरा कि 400 सीटें आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, आपकी रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये बात समझ में आती है, एक बड़ी पिक्चर आप दे रहे हैं। परंतु आप जब कैंपसेस में जाते हैं, छोटी जगह बात करते हैं, इंडस्ट्री से बात करते हैं, तो कितने दलित आपके ऑफिस में, कितने सीईओ हैं, ये सब सवाल जो है, वोट की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि वो तो डिफेंसिव पे है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेंगे। अमित शाह जी ने कहा कि हमने कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला, बात सच है उनकी, उनके बाद 2/3 मेजोरिटी थी, 2/3 स्टेट्स उनके हाथ में थे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता 2019 से 224 में बदलना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बदलना चाहते हैं, हो सकता बदलना चाहते हो सकता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट बनाना चाहते हो, ये आप सवाल बड़े उठा सकते हैं कि इसलिए कि सिर्फ रिजर्वेशन खत्म कर दे, मैं उस बात नहीं हूँ। अगर मोदी जी कोई करेंगे बात तो वैसी करेंगे जो बहुत बड़ी बात होगी। रिजर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता रहे या नहीं रहे, कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर दलितों के बिना वो जीत नहीं सकते। अगर दलितों ने उनको वोट नहीं दिया होता तो 3 सीटें उनके नहीं आ सकती। तो दलित ने भी, मुस्लिम ने भी थोड़ा वोट दिया है। तो ये मुद्दे जो हैं उसको आप बड़े छोटे कर देना। भारत बहुत बड़ा देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर भी आपने सवाल उठा दिए कि इस तरह की यूनिटी है, उसके ऊपर मजाक उड़ा दिया आपने। तो ये सब है कि कोई ऑल्टरनेट नेता बड़ा कोई नहीं हुआ। अब जो है कि नेताओं की कमी है इस देश के अंदर, बड़े लोगों की कमी है, न प्रदेश लेवल पे भी नहीं है लोग जो बड़ा सोचते हो। ना कोई नारायण तिवारी है, ना कोई हिम्मत गुंदा है, ना कोई अटल बिहारी वाजपेयी है, ना कोई बड़े बड़े जितने मैं चीफ से नाम गिनाना शुरू कर मुरारी देसाई नहीं है जो बड़ी बातें करते हो, कम बोलते हो और बड़ी मुश्किल बड़ी बात करते हो। तो पिग्मी लोग आ गए, छोटे छोटे पदों के बैठ के मुख्यमंत्री बन गए या प्रेसिडेंट बन गए। तो अब तो स्पोक्स पर्सन अपने आप को मुख्यमंत्री बन लेंगे। पार्टी के नेता छुटवैये जो हैं, कल तक कोई खड़े हुए थे, वो सिवाय इस बात के एक्सपर्ट है कि गाली कितनी बड़ी दे सकते हैं, कितना बड़ा इश्यू बनाते हैं, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे।
तो उसका नैरेटिव जो किया जा रहा है कि व्यक्ति के ऊपर अटैक करके आप जीत सकते हैं चुनाव, ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड इसके देश के अंदर है कि उससे सोशल फैब्रिक टूट जाता है। पॉलिटिकल पार्टी दूसरे से बात करना बंद कर देती है। पहले लोग शाम को पार्लियामेंट में लड़ते, शाम को बैठ के पीते भी थे और खाते भी थे। अब आप देखिए, कभी मायावती अखिलेश को इकट्ठा देखा होगा, कभी राहुल गांधी को मोदी जी के साथ बात करते हुए देखा होगा सोशल मीटिंग में? नहीं। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, इसका आगे जाकर के पॉलिटिक्स को उसका पर्सनल कर लेना कि राजनीति में मेरे साथ अगर नाम नहीं हो तो मेरे दुश्मन हो, हर पार्टी में ये हो रहा है। ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है जिसकी वजह से ये चुनाव जो है डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है कि सोशल टेंशन जो बढ़ती जा रही। आवाज नहीं आ रही आपकी? मैं कह रहा हूं, आपने अपने कॉलम की शुरुआत में जो सेंटेंस लिखा है और जो कोटेशंस दिए हैं वो अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। जैसे आपने लिखा है, स्टार्ट किया है, इश्यूज आर डेड, इंटर्न इन द पॉलिटिकल ग्रेवयार्ड ऑफ नॉक्शियस नॉनसेंस, स्लैंडर हैज टेकन ओवर। अब ये जो आपने लिखा है, मतलब ये पूरी कहानी अपने आप कह देता है। जिसने भारत के चुनाव को अभी तक नहीं देखा होगा वो इसको पढ़ने के बाद समझ जाएगा कि इस देश के अंदर चुनाव मुद्दों के आधार पर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ नॉनसेंसिकल बातें हो रही हैं और एक दूसरे को बेइज्जत करना, एक दूसरे का अपमान करना ही सब कुछ हो गया। आपने पूरी बात अपनी कही, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये चुनाव? आपने अपने कॉलम के बाद भी फिर ये लिखा है कि भाई अच्छी बातों से शुरुआत हुई, 1947 में ब्लूप्रिंट होगा, मोदी की गारंटी की बात हो रही थी, न्याय की बात हो रही थी राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से। अचानक क्या बदला कि ऐसा माहौल हो गया, एक दूसरे के ऊपर लोग चीख पड़ रहे हैं और व्यक्तियों के पर भी हमले हो रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को भी स्लैंडर करने की कोशिश की जा रही है, उनको भी डिमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये मैंने बड़ा क्लियर है इसके अंदर। देखिए कि क्योंकि जब एक पर्सनैलिटी ड्रिवन चुनाव हो जाता है, प्रॉब्लम ये है कि रूलिंग पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा नेता है जिसके आगे बाकी सारे नंबर 1 से लेकर नंबर 100 तक मोदी है। 101 नंबर पे कोई दूसरा नंबर आ जाए तो अमित शाह जी आ जाएंगे, उसके बाद तीसरे 102 पे राजनाथ जी आ जाएंगे या कुछ और आ जाएगा। जब एक व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है उसके लिए डबल इंजन की सरकार का नारा लगा है। मैं एनालिसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मोदी जी जब जिस लेवल पे आ रहे, जैसे कल नवीन पटनायक पे उन्होंने अटैक कर दिया। नवीन पटनायक से अच्छे संबंध थे उन्हें, उनके मिनिस्टर जो हैं, नवीन पटनायक ने बड़ा दिखा के उनके मिनिस्टर को अपने कोटे में से राज्यसभा की टिकट दी वैष्णव को, जो वहाँ के IAS ऑफिसर थे। अपने बीजेडी की एक सेक्रीफाइस किया। उसके बाद ही मोदी जी ने को पर्सनल अटैक कर दिया, कह दिया कि नवीन पटनायक बिना पेपर पढ़े एक डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं बता सकते और डिस्ट्रिक्ट कैपिटल का नाम नहीं बता सकते। ये मोदी जी ने पहले बार किया, मेरे को भी नहीं थी कि वो करेंगे। और नवीन पटनायक ने वैसे ही अटैक किया कि मोदी जी अपने वायदे भूल जाते हैं। तो जब ममता जी के यहाँ जाते हैं तो कुछ और बात करते हैं। इसका कारण क्या है कि उड़ीसा के अंदर उनको लगता है कि अगर मेरे को सीटें बढ़ानी है, 370 करनी है या 303 करनी है। अब 303 अगर नहीं पार करते या 300 से कम आती है, ये भी मोदी जी के लिए मैंडेट होगा कि अगर 4 सीटें भी कमाई, तीसरी बार जीत गए, पर भी ये भी लगेगा कि आप बढ़ा नहीं पाए। तो उनको एक रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए उनको लगता है कि जिन प्रदेशों के अंदर वहाँ नेता क्यों नहीं खड़े हुए। पहले बीजेपी के पास हर प्रदेश के अंदर बड़े नेता होते थे। अब मोहन यादव हैं, ठीक है, वहाँ पर है, आपके बाद है बजरंग शर्मा राजस्थान के अंदर है, फिर उनके नाम से सीटें ना मिलेंगी। वसुंधरा के नाम से मिलती थी, बघेल के सामने रमन सिंह थे नाम से मिलती थी। अब सोई साहब हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, पर उनको टाइम लगेगा अपने बना के। तो बीजेपी के अंदर सेकंड स्टेट लेवल की लीडरशिप जो है, वो लोकल जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं उनके मुकाबले बड़े बोने। तो उनके लड़ाई कौन, ममता के सामने कौन खड़ा हो? वहां पर जो डिफेक्ट होकर के टीएमसी से नेता आया है वो ममता के सामने बहुत छोटा दिखाई देता है। तो उसको नाक काटने के लिए मोदी जी और अमित शाह दोनों मिलकर के वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो उसके उस लेवल के उसको हटाने के लिए मोदी जी को अमित शाह को ममता के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। पिछली बार दीदी और दीदी कहा था, परंतु इस बार ऐसी बातें कोई नहीं की। तो इसी तरह नवीन पटनायक जैसे, इसी तरह आप वहां जाते हैं, आप केरला के अंदर तो वहाँ परिवार के ऊपर अटैक करते हैं चीफ मिनिस्टर के। कर्नाटका में जाते हैं फिर वहां पर परिवारवाद की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा शरद पवार पर टारगेट किया गया। तो मोदी जी के मुकाबले में कोई स्टेट के अंदर उतना पॉपुलर लीडर नहीं है जो वहाँ के ऑपोजिशन लीडर को कास्ट पर है। इसलिए मोदी जी को लोकल भाषा के अंदर बात करनी चाहिए, जो एक प्रधानमंत्री को नॉर्मली नहीं करते हैं। इसलिए मजबूरी उनकी ये है कि उनके पास कोई नेता नहीं है लोकल लेवल पर जहां पर उनको सीटों को लाना है। उनका क्या है, चुनाव जीतने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को 303 से ज्यादा सीटें लानी है, ये उनका टारगेट है। तभी लगेंगे तीसरी बार हैट्रिक मैंने बनाया। और 330 लाने के लिए क्या क्या करना है और टूल किट के अंदर फिट बैठती है ये बात कि जहाँ सीटें बनाएंगे आपको कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर जितनी जगह सीट अगर नहीं मिलेंगी जितनी पहले थी आपके पास, तो आपकी 300 सीटें नहीं आएंगी। ये बड़ा स्पष्ट है कि 110 से ज्यादा सीटें इनके पास इन 3 स्टेट्स में इसको मिला करके।
जी। तो इसलिए जब बिहार में गया, आज के इतना बड़ा उन्होंने किया वहां पर जाके, वहां पर नीतीश कुमार के साथ में रखा हुआ है, परंतु बिहार के अंदर 39 सीटें चाहिए उनको, महाराष्ट्र के अंदर चाहिए और वेस्ट बंगाल के अंदर चाहिए। तो वहां पर जब पर्सनल अटैक नहीं होगा तो इश्यू तो सबको पता है, राम मंदिर का इश्यू अब कितनी बार रिपीट करेंगे, पर वो रिपीट करते रहते हैं इसलिए ताकि पोलराइजेशन जो टूटता हुआ दिखाई देता है उनको, वो दोबारा से आए। परंतु ये कि मुस्लिम सप्लाई के ऊपर अटैक करने का मतलब ये कि हिंदू पोलराइजेशन हो, उनका मतलब कि रिटेन करना, हमारा कोर कंस्टिट्यूएंसी नहीं टूटे, उसको रिटेन करने के लिए ये भाषा बोलना जरूरी है। फिर उन्होंने कई जगह मुसलमानों के सपोर्ट में भी बोला जा करके, अभी 2-3 दिन पहले मुसलमानों के बारे में बोला, तो उनके व्यक्ति लोग बोलते रहते हैं। तो आपका कहना ये है कि जितने इशू हैं, मोदी जी को अपनी पर्सनैलिटी पॉजिटिव जो नेगेटिव शुरू किया था उसके ऊपर रखना चाहिए था, परंतु अब क्या हुआ, आखिरी चुनाव में चौथे पांचवें छठे में उनका मुकाबला रीजनल लीडर से हो रहा है। रीजनल लीडर्स को तोड़ने के लिए उनके पास राम मंदिर इश्यू के अलावा कोई व्यक्तिगत बात आक्रामक होना चाहिए, इसलिए स्ट्रेटजी बनी। आपने कहा कि जो ये जो उनका कोर वोटर है उसको रिटेन करने के लिए, क्या वो कोर वोटर भागता हुआ दिखाई पड़ रहा? नहीं, कोर वोटर जैसे वोट परसेंटेज कम हुई है, उनका एनालिसिस ये भी हो सकता है कोर वोटर उनका निकला नहीं है बाहर, उनको लगता है वो जीत रहे हैं, उनका वो राम मंदिर, उन्हें राम मंदिर याद कराएंगे कि अब राम मंदिर गिरा देंगे आप, किसी ने पूछ लिया आप गारंटी दीजिए कि राम मंदिर दोबारा से नहीं मंदिर गिरने देंगे, ये सवाल पूछे जा रहे हैं ना कि उनको अब 370 नहीं हटाएंगे, पहले सवाल तो नहीं पूछे जा रहे थे, अभी पूछे जा रहे हैं। तो पुराने कोर इश्यूज को रिवाइव करके अपने वर्कर के मन में डालना है कि कांग्रेस अगर आ गई तो 370 दोबारा रिवाइव कर देंगे, राम मंदिर जैसे किसी कांग्रेस नेता ने कह दिया उसका शुद्धिकरण करेंगे, गंगा जल जलाएंगे, तो एक डाउट करने के लिए पटौले साहब ने, महाराष्ट्र के जो कांग्रेस चीफ है, उन्होंने कह दिया। तो कोर इश्यू के लिए ऐसे वर्कर को वोटर लाना है बाहर ला करके, वोटर अभी भी नहीं बढ़ा है, तीसरे फेज में भी कम हुआ पिछले फेज में, जब तक इनका अपना वोटर बाहर नहीं निकलेगा वो कोर इश्यू पर निकलता जरूर है, भावनात्मक है, इसलिए उसको खतरा लगेगा राम मंदिर खतरे में है या 370 खतरे में है, सीए जो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसलिए हमारे को मोदी जी को वापस लाना है, ये जगाने की बात है। हर बार कोर इश्यू कॉमन थीम क्या है, राम मंदिर मोदी, बाकी उसके आसपास अलाइड इश्यूज आप खड़े कर लेते हैं उसके साथ वोटों को, क्योंकि वो रीजनल जहां जहां जाएंगे इश्यू बदलते चले जाते हैं। कि क्या मोदी जी को ये भरोसा नहीं है कि जो 10 साल में उन्होंने काम किया उसके आधार पर लोग उनका वोट देंगे या उनका कोर वोटर उसके साथ खड़ा होगा? देखो, एंटी इनकम्बेंसी हर लीडर मानता है, ये है कि अगर दो बार जीते हैं, अगर क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एमपी के खिलाफ भी होती है, जो उनको नजर आ रही होगी अभी कि उन्होंने इस बार सबसे कम एमपी ड्रॉप किए, 2014 में काफी ड्रॉप किए थे, 2019 में भी ड्रॉप किए थे, इस बार उनकी संख्या कम है। और तीसरा फैक्टर जो काम कर रहा है, ऐसा लगता है उनको अब समझ में आया होगा, जो मेरे को बीजेपी के लोग जो पुराने, जो मेरे दोस्त हैं, पुराने संघ के लोग हैं, कभी कभी बात हो जाती है, वो बड़े जोर से काम करें, कुछ लोग चाहते हैं कि बीजेपी मेजोरिटी, वो सब मानते हैं मेजोरिटी आएगी, तो उनका ये कहना है कि कई लोग ऐसे हैं, जैसे 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनका बीजेपी से लेना देना नहीं है, आरएसएस को गाली देते हैं, वहां पर अभी भी देते हैं, पहले भी देते थे, उन लोगों को टिकट दे दिया आपने, वो बीजेपी के लोग जो उनके हारे थे या उनसे जीते थे, जिनको रिप्लेस किया आपने, उनके लिए काम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो डाइल्यूशन जो हुआ है कोर्ट लेजिस्लेटिव पार्टी का, मैं कोर्ट पार्टी की नहीं बात कर रहा, लेजिस्लेटिव पार्टी का जो डाइल्यूशन हो रहा है, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वेस्ट बंगाल में कौन है, आया हुआ टीम से छोड़ करके, असम का चीफ मिनिस्टर कौन है, वो कांग्रेस छोड़ करके आया हुआ है, तो कई जगह पर आप देखें इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बैठे हुए जो कांग्रेस में थे या पुराने बाबू लोग हैं। तो डाइल्यूशन जो हुआ है लेजिस्लेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी कोर आरएसएस के लोग हैं, परंतु लेजिस्लेटिव पार्टी में, गवर्नमेंट में आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग कम हैं, तो उसकी वजह से उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो एमपी हमारे सिटिंग है आ सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा जोर हिंदुत्व के ऊपर लगा रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को जोड़ने की शुक्र करें। एंटी इनकम्बेंसी बीट करने के लिए इमोशनल इमोटिव इश्यू बहुत जरूरी है, ताकि एंटी इनकम कितने आपके एमपी 450 430 के करीब खड़े किया आपने, पहले से कम खड़े किए, तो 430 में स्ट्राइक रेट आपको 75% चाहिए ना 300 लाने के लिए, बहुत बड़ा हाई स्ट्राइक रेट है जी। तो उसके लिए आप क्या लाएंगे, स्ट्राइक रेट लाने के लिए आपको इतना सारे काम करने पड़ेंगे, 300 सीटें अगर पार करनी है, 75 स्ट्राइक रेट करना है 430 से 440 में, तो इमोटिव इशू जब तक नहीं लाएंगे आप तब तक आप एडिशनलिटी गारंटी नहीं कर सकते, इसलिए वो लाना चाहते हैं, उसको छोड़ देंगे तो कार्यकर्ता को रहेगा मोदी जी तीसरी बातचीत राम मंदिर की बात ही नहीं करते, तो डाउट भी ना हो और रिवाइव भी करें, दोनों चीजों को कम करने के लिए उसको जोड़ के रखना जरूरी है। 1952 से जो नारा लगता आ रहा है 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर हटने नहीं देंगे, अब ये है 370 हटने नहीं देंगे, ये अब ये है गारंटी कि डाउट डाल के कांग्रेस के प्रति ये हटा देंगे कि वो साइलेंट है,
राम मंदिर के बारे में हालांकि कांग्रेस का बड़ा स्टैंड क्लियर है कि हमने कोर्ट के बारे में कहा था, जो कोर्ट कहेगा उस पर हम एक्सेप्ट करेंगे, पर उनके कहने से क्या फर्क होता है। तो राम मंदिर एक रियलिटी है, उसको कोर्ट ने जस्टिफाई किया। 370 अभी तक जजमेंट आई नहीं है, कोर्ट पड़ा हुआ है। तो बेसिकली उनको रीजनल जो एब्सेंस है, पार्टी जो रीजनल लेवल पे नेता समाप्त हो गए हैं, उसका नुकसान उनको अभी दिखाई दे रहा है, पहले नहीं समझ में आया था। और योगी जी के बारे में कल के अमित शाह ने कह दिया हटा दिया जाएगा, और मोदी जी हटेंगे नहीं योगी जी हटेंगे या नहीं हटेंगे, इसके बारे में तो सर आपने केजरीवाल कहना था, केजरीवाल ने तो एक तीन से तीन कर दिया सबका। मोदी जी के ऊपर अटैक कर दिया, अमित शाह के ऊपर, योगी के ऊपर कर दिया कि उनको लगता है कि मोदी को अगर डाइल्यूट करोगे तो वोटर का लगता है कि मोदी को वोट दूंगा शाह बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो शाह ज्यादा पॉपुलर नहीं जितने मोदी है। और योगी जी को अटैक करूंगा, योगी जी वीक होगा, योगी के नाम पे यूपी के अंदर वोट पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर नुकसान होगा तब बीजेपी की सीटें कम होंगी, मोदी के नाम से वोट कम पड़ेंगे तब भी सीटें कम होंगी। अमित शाह ने छोड़ दिया, चल रहा है 2-3 दिन से, उसका खत्म हो जाएगा। नई बात तुम तो जानते हो उसको, केजरीवाल को नई बातें कुछ ना कुछ और निकालेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लगता है जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था वो बुमरांग कर गया है, क्योंकि वहीं से ये डिबेट शुरू हो गई है और इनके कुछ एमपीज ने भी कह दिया कि 400 इसलिए चाहिए क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है। और क्या वो अब इनके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए उनके पास पहले सीटें थी। नहीं, बूमरैंग वर्ड इज डिफरेंट। 400 का मैंने पहले भी कहा था आपके शो पर कि कोई भी नाता बड़ा टारगेट फिक्स करता है, हर सीईओ बड़ा टारगेट फिक्स करता है। अगर टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तो अचीव कैसे होंगे। अगर टारगेट ही आप 300 पार की, पिछली बार उन्होंने कहा था 300 पार कर लिया उन्होंने, 400 पार तो नहीं होगा। अगर वो 300 पार पर कहेंगे तो लोग उसके 300 से नीचे आएंगे ना। फिर तो उस पर ये एक पॉलिटिकल गिमिक है जो हर पार्टी खेलती है। जैसे कांग्रेस वाले अपना नंबर कोई नहीं बता रहे, उनको पता है 100 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा, कहेंगे तो उनके पास कोई नंबर है ही नहीं तो क्या पार करेंगे। तो इनका नारा ये क्लियर था कि 400 पार का मतलब एलाइज के साथ हम वर्कर को एक टारगेट देंगे, काम करेंगे। अब 300 आ जाएंगे तो अपने आप में विक्ट्री है। तो इट इज ए पॉलिटिकल स्लोगन जिसको आप सीरियस लेंगे। बूमरैंग करने का मतलब 350 आ जाएंगे तो क्या वो जीत तो गए ना हो। तो 400 से जितनी चीजें आएंगे मेजोरिटी से कम होंगे तो तब तो बात है कि बिल्कुल ही अब मैं कहूंगा बूमरैंग कर गया कि 400 के घूमने इतने वो शॉर्ट थे कि 400 सीटें क्या 250 भी नहीं मिली। परंतु करना जरूरी था कांग्रेस को, बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं इकट्ठा करने के लिए बड़ा नारा देना जरूरी था, बड़ा टारगेट देना जरूरी था। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोदी और मोदी के ये सारा केंद्रित है। मैंने कई बार सवाल उठाया कि मोदी के वोट परसेंटेज कितने हैं। अगर बीजेपी के 22 है या 25 है या 40 है तो बीजेपी के को एक्स्ट्रा वोट मोदी कितने दिलाते हैं, उसी से बीजेपी की सरकार बनती है। ये सबका मानना है कि मोदी जी की वजह से बनती है, बीजेपी की वजह से नहीं बनती। तो बीजेपी कितने प्लस है, अगर वो माइनस होते हैं तो बीजेपी की माइनस कितनी सीटें होंगी। कि बीजेपी के 4 वोट्स हैं 20-22% देश के अंदर जो आते हैं, उसके बाद जितने भी मोदी जी के हैं अगर वो सारे उसमें से कम होंगे तो कितनी सीटें कम होंगी। 1% सी ड्रॉप के बाद 10 सीटों का फर्क पड़ता है कहीं पर जाकर, डिपेंड करता है किस रीजन के अंदर आप सिफारिश पड़े। तो मोदी जी इशू बनने के बाद मोदी जी ने अपने ऊपर हर तरह के तीर उन्हें रखे हुए हैं जो यूज करना है कहीं पर। आपने रामायण पढ़ रखा है, कितने तीर थे, हरे के बाद रावण के बाद एक तीर निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो। तो टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा तीर आपको चलाना है। वो अपने राम भगवान के धनुष लेकर चल रहे हैं। राम मंदिर के नाम से एक राम का धनुष है, उसके अंदर 50-100 तीर है, हर तीर की अपनी वैल्यू है। वो जहाँ चलता है वहां चला देते हैं, हिट करता है टारगेट के ऊपर, तो गुजारता है, पता लगेगा। ये एक चीज जो यहाँ पे है कि आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया था, बिहार का जिक्र किया, कर्नाटक और बंगाल का जिक्र किया। 3 राउंड हो चुके हैं, 4था राउंड होने वाला है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के अंदर? ये महाराष्ट्र में मैंने पहले भी कहा वहां पर विरासत की लड़ाई है, इमोशनल इश्यू बन गया है वहां पर कि पवार के साथ मराठा हैं, एनसीपी काडर है कि नहीं। उद्धव ठाकरे के साथ शिव सैनिक हैं, शिवसेना की पार्टी शायद शिंदे के साथ हो, तो शिव सैनिक किसके साथ है, वोट तो शिव सैनिक लेकर के आता है। तो वहां पर पवार के साथ, अजीत पवार के साथ हैं या जो जितने भी एनसीपी के मराठा लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो उनके साथ हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार इनहेरिटेंस करते हैं पॉलिटिकल, जो रीजनल पार्टी है उसके। अब मैं आपको यूपी का एग्जाम्पल देता हूँ। शिवपाल ने अपनी पार्टी बनाई, लोग नहीं गए, ये सारे के सारे समाजवादी जो थे वो अखिलेश को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सारे के सारे उससे चले गए, शिवपाल वापस लौट के वहीं पर आकर। तो इसलिए जितनी भी रीजनल पार्टी आप देखेंगे, मायावती ने अपने भतीजे को खड़ा किया, निकाल के बाहर खड़ा कर दिया एक भाषण के बाद, तो उसके बाद कोई रोने के लिए नहीं गया उसके बाद। तो ये जो पार्टियां हैं इसके अंदर लड़ाई इस बात की है, स्प्लिट किया है आपने। अब अजीत पवार को लोग मानते हैं कि नहीं एनसीपी, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ की एनसीपी वाली
पार्टी एक्सेप्ट करेंगे शरद पवार के लोग, एनसीपी के लोग, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। अब वहां पर ये देखना है कि एनसीपी एंटी बीजेपी रही, बनी इसलिए कांग्रेस से आई, फिर बाहर आई, फिर बीजेपी के साथ कभी गई नहीं, आज तक भी नहीं गई। बड़ी बात पूछी थी बोलने की, मैं तो जानता हूँ शरद पवार जी को। तो एनसीपी हमेशा एंटी बीजेपी रही। तो ये देखना है कि एनसीपी का कोर कॉन्स्टिट्यूएंस जो है वो एंटी बीजेपी रहता है कि नहीं रहता है। दूसरा, शिवसेना हमेशा प्रो बीजेपी रही, ये दूसरा नैरेटिव है। अब शिवसैनिक चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी से हट करके चले, तो दोनों जगह कॉन्ट्रडिक्शन है। ये महाराष्ट्र इसलिए इम्पोर्टेंट है, वहां पर बड़े इमोशनल और हेरिटेज के इश्यू जुड़े हुए हैं, विरासत के इश्यू जुड़े हुए हैं। उसके अंदर शरद पवार के साथ हैं कि नहीं लोग, उनके साथ, और शिव सैनिक जो हैं उद्धव ठाकरे के साथ व्यक्तिगत रूप से लॉयल हैं या आइडियोलॉजिकली लॉयल हैं, ये देखने की कोशिश होगी। अगर ये सारे के सारे उधर चले गए तो बीजेपी के लिए बड़ा बुरा मैसेज है बात कि तीनों स्टेट में कह रहा हूँ ना, महाराष्ट्र में भी अगर कम आती है, 40 सीटें उनके पास पहले हैं, 42 अभी तक 48 में से, बिहार में 39 है। तो ये महाराष्ट्र बड़ा क्रूशियल स्टेट है बीजेपी को सरकार में वापस लाने के लिए। तो वहाँ विरासत की लड़ाई है, कौन आएगा, वहाँ आइडियोलॉजी की कोई लड़ाई नहीं है, पवार वर्सेस पवार, सेना वर्सेस सेना, बात पर चल रहा है। क्या रिटर्न कर पाएगी बीजेपी या इंडिया अपनी सीटें महाराष्ट्र में और बिहार दोनों जगह? मैंने वही कहा ना, वोट शिफ्ट ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? अगर वोट ट्रांसफर होता है, अगर शिवसेना के वोट बढ़ जाते हैं, फिर तो बीजेपी बैक होम। अगर शिवसेना को वोट रिटर्न कर लेता है, वहां के शिवसेना के पास ही रहता है, यानी कि ठाकरे के पास रहता है, तब तो आप भूल जाइए। जैसे नीतीश कुमार सब मान रहे हैं कि गई सीटें वहां, तो अगर वहां मान ले, वहां अभी तक ऐसा रिजल्ट कोई नहीं कह रहा है। तो नीतीश कुमार की सीटें कम होंगी, वहां पर बीजेपी जितनी पहले लड़ रही थी उतनी लड़ रही है, या एक दो फालतू लड़ रही होगी, तो 100% भी ले तो बीजेपी की एनडीए की सीट कम होगी ना, 12-13 जीतेगी। ऐसे ही वहां पर होगा, अगर शिवसेना उनकी हार जाती है तो 17-16 जीते, पहले सीटी थी, वो कम हो गई ना वहां पर। तो इसलिए नुकसान बीजेपी का दोनों जगह हो सकता है, दोनों एलाइज उनके वीक हैं इस वक्त। वेस्ट बंगाल छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी के जो एलाइज हैं वो अभी उनके उतने वीक कड़ी है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। प्रभु, बातचीत को खत्म करने के पहले एक कोटेशन जो आपने टॉमस ली फ्रीडमैन का दिया है, वो बहुत ही जोरदार, बहुत दिनों के बाद मैंने इतना अच्छा कोटेशन किसी का पढ़ा है, और मैं दर्शकों के चाहूंगा कि जरूर उसको सुन ले। बहुत ही, व्हेन वाइडली फॉलोड पब्लिक फिगर्स फील फ्री टू से एनीथिंग विदाउट एनी फैक्ट चेकिंग, it becomes impossible for a democracy to think intelligently about big issues. ये डेमोक्रेसी में अगर आप इंटेलिजेंटली, अगर आप बड़े मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हैं, तो इट्स अ डेंजरस सिग्नल। बिल्कुल डेंजरस है। अब जब के बिहार के अंदर आप क्या करते हैं, जाति के ऊपर डिस्कशन किए जा रहे हैं, हर चीज पे जाति पे आ रहा है, राहुल गांधी भी जाति पे बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो राम मंदिर सबके एक आस्था का सवाल है, राम मंदिर हिंदू से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ, उसको अलग नहीं कर सकते आप। तो ये फ्रीडमैन का, मैं हमेशा फॉरेनर्स की कोर्ट को बड़े कम यूज करता हूँ। इस बार मेरे को ये लगा कि जिस तरह नैरेटिव हो रहा है उसके अंदर लोग बड़ी चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या बनेंगे आज से 10 साल बाद, कितने रिच होंगे, कितना पार्टिसिपेट करेंगे, कितनी फ्रीडम होगी। तो हिंदुस्तान के अंदर बड़े नेतृत्व तो अच्छे बनने चाहिए, बड़े साइंटिस्ट होने चाहिए, बड़े एकेडमिक्स होने चाहिए, पॉलिटिशियन ही सब कुछ नहीं है। तो पॉलिटिकल नैरेटिव है और पॉलिटिकल जो नेता है वो पुराने मुकाबले में, मैंने पहले कहा कि आप 70, 80, 90 तक के जितने पॉलिटिशियन थे उनकी भाषा को देख लीजिए और आपकी भाषा को देख लीजिए। इसलिए मैं उसको फिट किया कि वहां पर आप वो फ्यूचर लगता है कि क्या बात है। जो मेरा खतरा वही है कि भाई से भाई की लड़ाई, अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जो हो व्यक्तिगत बन जाएगी, उससे देश के अंदर नुकसान होता है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस सोचते हैं डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, वन अल्टरनेटिव वर्सेस अनदर अल्टरनेटिव, वन इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल जो है बड़ा डेंजरस नैरेटिव है। उसके लिए खतरा डेमोक्रेसी को ज्यादा है। फ्रीडमैन का वो वोट इसलिए फिट बैठता है कि आप क्या करते हैं, सोचिए, जरा सोचिए फिर वोट करिए। बिल्कुल। अपने दर्शकों से मैं कहूंगा कि वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रभु चावला का ये कॉलम जरूर पढ़ें। मैं बहुत कम रिकमेंड करता हूं किसी का कॉलम पढ़ने के लिए लेकिन ये कॉलम खुद पढ़े और पढ़ के सोचें। देखिए, यहाँ पे जो अंत में जो चर्चिल को कोट किया है प्रभु ने, बहुत तकलीफ के साथ उन्होंने कोट किया है। चर्चिल ने कहा था, पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ रास्कल्स, रोग्स, फ्री बूटर्स, दे विल फाइट अमंग देमसेल्फ फॉर पावर एंड इंडिया विल बी लॉस्ट इन पॉलिटिकल स्क्वाबल्स। और उसके बाद उनकी पीड़ा निकलती है, इन दीज डेज ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म फर्वर इट वुड बी अ पिटी इफ विंस्टन गॉट इट राइट। इसकी लास्ट लाइन भी लिखी है मैंने।
हाँ, वो भी पढ़ दीजिए। it would be pity if Winston got it right. Fortunately, a united and prospering India is in much safer hands for now. इंडिया का है, इंडिया में भी सारी पार्टियां आती हैं जितनी जी 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 जी। बट आपकी जो चिंता है वो आके वहां पर रुक जाती है, और हर पढ़े लिखे व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारे देश का जो विमर्श है वो गंभीर मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी, तभी तो डेमोक्रेसी का मतलब है। अगर गाली गलौज करेंगे एक दूसरे का अपमान करेंगे, एक दूसरे की बदनामी करेंगे, और प्रभु जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को, संपादकों को ये लिखना पड़ेगा कि भाई issues are dead, interned in the political graveyard of noxious nonsense, slander has taken over, तो ये वाकई में बहुत गंभीर चर्चा का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।